हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परप्यूरल सेप्सिस। ठीक है, ये 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अपन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: एन इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक्ट का जो कि डिलीवरी के बाद होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन? परप्यूरल सेप्सिस। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में भाई देखो, एंटीपार्टम और इंट्रापार्टम दोनों रिस्क, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? सबसे पहले एंटीपार्टम में माल न्यूट्रिशन, अनीमिया प्रेजेंट है अगर मदर में, प्रीटर्म लेबर में चली गई। ठीक है, अपन ने रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया, प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन। फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट थी, डायबिटीज़। ठीक है, इन्फेक्शन जब भी हो सकता है, या तो न्यूट्रिशन की कमी हो या फिर इम्यूनिटी की कमी हो। ठीक है, फिर इंट्रापार्टम में क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन, बार बार अपन वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अपन वहाँ पर क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन वहाँ पर फैला सकते हैं। तो बार बार रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन से भी हो जाएगा। फिर डिहाइड्रेशन से, कीटो एसिडोसिस ड्यूरिंग लेबर, ट्रोमेटिक वेजाइनल डिलीवरी हुई तो उसमें भी हो सकता है ना। एंटीपार्टम पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है तो वही अनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन अगर उसके अंदर रह गए रिटेन बिट्स तो उसमें भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग लेबर ज़्यादा देर तक चला तब भी हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में हो सकता है, सिजेरियन डिलीवरी में हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं या फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो कि परप्यूरल सेप्सिस कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज रूट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि सिजेरियन सेक्शन कराने में ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि वो मतलब पूरी एब्डोमिनल कैविटी खुलती है, पूरा सब होता है, तो इस चक्कर में। फिर आता है ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। तो एरोब जो होते हैं ग्रुप ए बीटा, ए बी सी डी, जितने ए बी डी जो स्टेप्टोकोकाई कर लेना, स्टेफ ऑरियस कर लेना, ये इजी है ना। ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया में इकोलाई, क्लिप्सेला, ये इजी रहेंगे। एनारोब में क्लॉस्ट्रीडियम और बैक्टीरियोइड्स, ये दोनों पता है, वो कर लेना। अदर्स में माइकोप्लाज्मा कर लेना, गोनोरी कर लेना। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिज्म हो गए। फिर आता पैथोलॉजी में कि कैसे परप्यूरल सेप्सिस। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब कुछ वेजाइनल फ्लोरा वही कॉलोनाइज कर जाए, और एक्सोजीनस बाहर से आए कहीं से। ठीक है, फिर आता पॉलीमाइक्रोबियल प्रोलिफरेशन होगा, मतलब वहाँ पर कॉलोनाइजेशन होगा। फिर उसके बाद पॉलीमाइक्रोबियल प्लोरिफरेशन होगा, है ना। वहाँ पे जो सेल हैं वो डिवाइड करेंगे बैक्टीरिया के और जाके टिश्यू में इन्वेट कर देंगे, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो जाएगा। अब क्लिनिकल फीचर अलग अलग जगह का अलग अलग, जैसे अब एंडोमेट्राइटिस हुआ तो क्या देखेगा? फीवर विद चिल्स होएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, एडनेक्सल और पैरामेट्रियल टेंडरनेस हो जाएगी और फॉल स्मेलिंग लोकिया। ठीक है, तो ये एंड्रोमेट्राइटिस की वजह से हुआ। फिर पैरामेट्राइटिस, पैरामेट्रियम जो साइड की वॉल होती है उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो जो है 7th-10th डेज ऑफ परप्यूरियम में होता है। ठीक है, 7वें से 10वें दिन में होगा। टेम्परेचर एंड फीवर विद चिल्स मिलेगा। ठीक है, फिर ठीक है, जिस तरफ भी इन्फेक्शन होगा तो अपन अगर पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, यूनिलेटरल टेंडर इंड्यूरेटेड मास पुशिंग द यूट्रस टू अपोजिट साइड। अब पैरामेट्राइटिस हो रहा है तो एक तरफ की पेरीमेट्री में जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो दूसरी साइड को पुश कर देगी। ठीक है, फिर ये हो गया, बस थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। फिर वुंड इन्फेक्शन में इरिदमा, इडीमा, टेंडरनेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एक्सपेक्टेड पोस्टपार्टम, मतलब कि पोस्टपार्टम में अभी ये इरिदमा, इडीमा, टेंडरनेस रहता है, पर जितना मिलना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तब अपन सस्पेक्ट करेंगे कि परप्यूरल सेप्सिस हो गई। पेल्विक एब्सेस अगर तो बल्जिंग फ्लक्चुएंट मास इन द पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, वो जितना भी फ्लूइड है वहाँ पाउच ऑफ डगलस में इकट्ठा हो जाएगा, पेल्विक एब्सेस, है ना। स्विंगिंग टेम्परेचर, डायरिया, ये सब दिखेगा। फिर पेल्विक पेरिटोनाइटिस, तो उसमें भी पायरेक्सिया, टैकीकार्डिया। ठीक है, तो इस सिर्फ नाम याद कर लेना। एंडोमेट्राइटिस, आस पास में एंडोमेट्रियम तो एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, पैरामेट्राइटिस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो जाए, पेल्विक एब्सेस और पेल्विक पेरिटोनाइटिस। ठीक है, फिर अब इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले हाई वेजाइनल और एंडो सर्वाइकल स्वैब लेंगे, है ना, उसके कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे। यूरिन रूटीन कल्चर लेंगे। ठीक है, ब्लड में सीबीसी और कल्चर करेंगे। पेल्विक यूएसजी करेंगे भाई देखने के लिए कि अंदर कोई प्लेसेंटा का टिश्यू रह तो नहीं गया। सीटी एमआरआई अगर ज़रूरत होगी तब करेंगे, है ना। एक्सरे चेस्ट करते हैं भाई पल्मोनरी टीबी को रूल आउट करने के लिए। ब्लड यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन जनरल सही है। फिर ट्रीटमेंट में सबसे पहले जनरल केयर में आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को आइसोलेट करेंगे, एडिक्वेट फ्लूइड देंगे उसको, अनीमिया को करेक्ट करेंगे। ठीक है, कैथेटर लगाएंगे जिससे कि भाई यूरिन रिटेंशन ना हो। फिर उसके जो वाइटल्स हैं वो मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये तो जनरल हो गया। फिर एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं? क्लिंडामाइसिन देते हैं और जेंटामाइसिन देते हैं, ये दोनों जो एंटीबायोटिक इनका कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, फिर एम्पिसिलिन जब ऐड करेंगे जब अपन को क्या है सस्पेक्टेड हो एंट्रोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल किसके लिए दे देंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए दे देंगे। ठीक है, और अगर एमआरएसए प्रेजेंट होगा तो वैनकोमाइसिन दे देंगे। ठीक है, तो ये जनरली ये एंटीबायोटिक देना है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन पता ही ये देते हैं। फिर उसके बाद एम्पिसिलिन अगर एंट्रोकोकल इन्फेक्शन हो, मेट्रोनिडाजोल एनारोब के लिए और वैनकोमाइसिन एमआरएसए के लिए। ठीक है, फिर आता है सर्जिकल। सर्जिकल का लिमिटेड रोल ही है। ठीक है, अगर वुंड इन्फेक्शन हो गया, ज़्यादा फैल गया, तो डिब्राइडमेंट एंड इरिगेशन करते हैं। ठीक है, वुंड इन्फेक्शन के लिए डिब्राइडमेंट इरिगेशन करते हैं। अगर कुछ यूट्राइन प्रोडक्ट या फिर प्लेसेंटल टिश्यू अंदर रह गए हैं तो अपन उसको सर्जिकल एवैक्यूएशन करते हैं। ठीक है, पेल्विक एब्सेस है तो उसको भी ड्रेन कर लेंगे। ठीक है, अगर हिस्टेक्टोमी जब करेंगे, अगर कुछ रप्चर हो गया हो या फिर परफोरेशन हो गया हो तो अपन हिस्टेक्टोमी करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक,
तो अगर वो शॉक में चली गई परप्यूरल सेप्सिस के बाद, तो उसके सबसे पहले वाइटल मॉनिटर करो, उसका ABC मेंटेन करके रखना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देते रहो और मॉनिटर करो, और फिर अगर कार्डियक सपोर्ट देने के लिए अपन डोब्यूटामिन देंगे, ठीक है, और उसको इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, ठीक है। तो परप्यूरल सेप्सिस बहुत ही छोटा है, जनरल से आंसर लिखना है कि परप्यूरल सेप्सिस की डेफिनेशन है ना, फिर उसके रिस्क फैक्टर, फिर कौन कौन से बैक्टीरिया करा सकते हैं, पैथोलॉजी लिख दी, क्लिनिकल फीचर में कहाँ कहाँ इन्फेक्शन करेगा तो वहाँ के क्लिनिकल फीचर हो गए, फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, फिर ट्रीटमेंट में जनरल ट्रीटमेंट, और उसके बाद कौन कौन सी एंटीबायोटिक देना। बहुत ही जनरल आंसर अपन लिख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, पर आया है काफ़ी बार तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।